केदारनाथ में जब त्रासदी हुई थी सर, तो उसके बाद हर तरफ से यही आवाज़ उठी थी, ये जो बढ़ता पर्यटन है और इंसानों ने जो वहाँ पे भी कंक्रीट का जंगल बना दिया, इतना कंस्ट्रक्शन हो गया, इतनी गंदगी हमने शहरों की वहाँ पर पहुँचा दी, ये उसके चलते है। पहाड़ों की बात करें, ज़्यादा हिस्सा इसका मैन मेड है। सर, अक्सर हम सुनते हैं कि पहाड़ी इलाकों में बादल फट गया और अचानक से पूरा मलबा नीचे आता है और बहुत जान माल का नुकसान होता है। तो अगर मैं एक आम भाषा में आपसे समझना चाहूँ कि ये पहला तो बादल का फटना क्या है और क्या इसका प्रेडिक्शन हो पाता है? एक साधारण से शब्दों में कहें तो क्लाउड बर्स्ट का या बादल फटने का इंसिडेंट तब होता है, मतलब बहुत तेज़ इंटेंस रेन, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा वर्षा। आंकड़ों की बात करें तो जनरली उसका स्केल होता है कि लगभग 100 मिलीमीटर या 10 सेंटीमीटर वर्षा हो जाए 1 घंटे के अंदर अंदर। इस रेट से अगर वर्षा होती रहती है और कुछ समय के लिए चलती है, 1 घंटा या उससे ज़्यादा भी चलती है, तो उसी को ही हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। 100 मिलीमीटर वर्षा 1 घंटे के अंदर अंदर हो, किसी भी जगह हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो या दूसरे भी हो, तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट में गिना जाता है। ज़्यादातर इंसिडेंट्स उसके पहाड़ी क्षेत्रों में ही होते हैं। और जैसे मैंने कहा, फोरकास्टिंग और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेदर, डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी इन दी हिली टेरेन, ये सब कुछ मिला के एक बहुत ही चिंता का विषय भी बन जाता है और एक कॉम्प्लेक्स स्टेज भी आ जाती है कि प्रिडिक्शन टू द पॉइंट पॉसिबल नहीं होती। अगर आप बोलें कि मैं क्लाउड बर्स्ट की फोरकास्ट कर सकता हूँ, नहीं हो सकती। हम अंदाज़ ज़रूर लगा सकते हैं कि हाँ, ऐसी सिचुएशन बन गई है, इसके चलते भारी वर्षा हो सकती है, इन क्षेत्रों में हो सकती है, वो ज़रूर उसकी प्रेडिक्शन दी जा सकती है। पर क्लाउड बर्स्ट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में जानकारी देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ज़्यादातर देखिए, क्लाउड बर्स्ट जो है उसकी आप समय से बहुत पहले 24 घंटे पहले दें तो वो तो संभव ही नहीं है। हाँ, कुछ समय पहले जो है, कुछ घंटे पहले जो है, वो भी अगर आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म, जिसमें कि मेनली जैसे आजकल तो वेदर रेडार हैं, तो वेदर रेडार आपको ज़रूर सूचित करेगा, उसमें इंडिकेशन आ जाएगी। अगर आपको पढ़ना आता है, डेटा एनालाइज करना आता है, उसमें ये संभव हो पाएगा कि कौन सा क्लाउड कितना सीवियरिटी है, कितना टॉल है, कितने किलोमीटर तक पहुंच गया है, तो उसके बेस पे अंदाज़ ज़रूर लग सकता है कि बहुत भारी वर्षा होने वाली है। पर वो केवल कुछ घंटे पहले ही पता चलेगा। आप अगर वीकेंड प्लान किया हुआ है 3 दिन पहले से, तो उस वक्त तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि भाई इस बार क्लाउड बर्स्ट होने वाला है। नहीं, एक्चुअल तो उसकी जानकारी ऑन ग्राउंड अगर उसको अप्रिशिएट करना है तो वो केवल उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म है, आपको कुछ घंटे पहले ही उसकी सूचना मिल सकती है। वो भी हर बार वो शायद वो भी संभव ना हो पाए। उससे पहले केवल इतनी जानकारी कि भारी या बहुत भारी वर्षा कुन क्षेत्रों में होने वाली है। क्लाउड बर्स्ट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी देना संभव नहीं हो पाएगा। और पहाड़ों में तो खास कर, क्योंकि उसमें जो ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो वेदर रेडार हो या कोई भी और प्लेटफॉर्म हो, उसकी अपनी ही लिमिटेशन है। वो ट्रैक नहीं कर सकता। लाइन ऑफ साइट है, हिली एरियाज़ हैं, वैलीज़ हैं, पीक्स हैं, उसकी पेनिट्रेशन इतनी नहीं होती है, उसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी जो है पहाड़ों में फोरकास्ट की, प्रेडिक्शन की सफ़र करती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए होगा ज़रूर, इस सीज़न में भी होंगे क्लाउड बर्स्ट ज़रूर होंगे, लेकिन अगर आप कहें कि उसके बहुत पहले से उसका पूर्वानुमान लगा के आपके साथ शेयर की जाए, लोगों के साथ शेयर कर दी जाए उसकी जानकारी, वो संभव नहीं हो पाएगा। जी। और ऐसी स्थिति में जब आप कह रहे हैं कि 2 से 3 घंटे पहले भी शायद पता लगाया जा सके, उतना पहले भी अगर सर बताया जा भी सके, तब भी पहाड़ी इलाके ऐसे होते हैं, अब रात में अगर अनुमान है तो लोग सो रहे हैं, और पहाड़ी इलाके से तो बच के भी आदमी कहाँ जा सकता है। जब तक वो नीचे उतरेगा तब तक तो मेरे ख्याल से हादसा हो चुका होगा। एक चीज़ अगर आप शॉर्ट में हमें और समझाएं सर कि क्या वजह है कि पहाड़ी इलाकों में ही बादल फटने की घटना ज़्यादा हो रही है? जो टेरेन है दैट इज़ मोर कंड्यूसिव, क्योंकि पीक्स हैं, वैलीज़ हैं,
द डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी इंक्रीजेज, क्योंकि जो एयर फ्लो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है उन क्षेत्रों में जाके। बाकी मैदानी क्षेत्रों में एक बार अगर वेदर एक्टिविटी होती है वो हो सकता है आधा घंटा पौना घंटा लगा के पास चली जाए, आगे चली जाए। पहाड़ों में वो इट गेट्स ट्रैप्ड आल्सो, वेदर एक्टिविटी जो है वो ट्रैप भी हो जाएगा। ट्रैप होने का मतलब है वो ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक भी वो चल सकती है। तो इसलिए उन सब के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा सा मुश्किलात बढ़ जाते हैं। दूसरा, चाहे कोई भी आपका ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म है पहाड़ी क्षेत्रों में, एक तो 24/7 मैनिंग जो है उसकी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, वेदर रेडार ऐसा है, आप किसी दूसरी जगह, रिमोट जगह पे किसी दूसरी जगह जा के भी उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, पर अगर उसी जगह से ही बैठे बैठे वहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है फैसिलिटी मॉनिटर करने की, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। और उसके साथ साथ डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। करेंसी ऑफ वेदर इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वही जो इन्फॉर्मेशन अगर मुझे अभी के अभी डिसेमिनेट करनी है, अगर मैं उसमें कुछ घंटों की देरी करता हूँ तो इट बिकम्स स्टेल, इट लूजेज इट्स मीनिंग, फ़ायदा ही नहीं रहेगा। डिसेमिनेशन हैज़ टू बी परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड। उसके लिए आपको रिसोर्स चाहिए। कोई ऐसा समय है जिसमें कि लोगों तक पहुंच पाना संभव नहीं है, मीन्स नहीं है, तो आप बताएंगे कैसे उनको? जैसे मैंने कहा, देर रात में, मध्य रात्रि या उसके बाद से कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि किसी विशेष एरिया में अगर ऐसा होने वाला है या बहुत हैवी रेन होने वाली है, तो उसको लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा तो सकती है, लेकिन एक मुश्किल काम है। समय रहते, दिन के समय अगर कोई विपदा आपदा आ भी जाती है तो उसमें बचाव का कुछ ना कुछ चांस ज़रूर बना रहता है। हाँ। चाहे जैसे हम अर्थक्वेक की बात भी कहें, अगर दिन के समय आता है तो कुछ तो संभव हो पाएगा, लेकिन सोते सोते ही अगर कुछ हो गया तो उसके बाद तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे आप। इसी तरह ये वाली जो नेचुरल कैलेमिटीज़ जो हैं, हैवी रेन्स की, क्लाउड बस्ट की, ये भी अगर समय रहते दिन के समय, दिन के उजाले में रेस्क्यू ऑपरेशन ही हो, वो भी संभव तभी हो पाते हैं। तो मुश्किलात बहुत सारी हो जाती हैं। समय अगर अनुकूल है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी शायद जल्दी पहुंचा सकते हैं, दे सकते हैं। रेस्क्यू अगर चाहिए तो वो भी आप अंडरटेक कर सकते हैं। तो आसानी थोड़ी ज़रूर हो जाती है, लेकिन उन सब कुछ हर बार संभव नहीं हो पाता। तो उसी कारण ही जब कोई ऐसी त्रासदी, आपातकालीन कोई स्थिति ऐसी आ जाती है, तो उसके कारण हमें उससे जूझना पड़ता है। और नुकसान एक बार नहीं, पहले भी बहुत बार हुआ है। हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी इसके बारे में। जी। केदारनाथ में जब त्रासदी हुई थी सर, तो उसके बाद हर तरफ से यही आवाज़ उठी थी। जितने हमारे पर्यटन, हमारे जितने एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो बढ़ता पर्यटन है और इंसानों ने जो वहाँ पे भी कंक्रीट का जंगल बना दिया, इतना कंस्ट्रक्शन हो गया, इतनी गंदगी हमने शहरों की वहाँ पर पहुँचा दी, ये उसके चलते हैं। तब भी लोगों ने कहा था कि मौसम नहीं बदल रहा है, मौसम बदला ले रहा है। तो आप भी क्या ये मानते हैं कि ये जो पहाड़ों पर हो रहा है, अचानक से कभी भी कुछ भी हो जाता है और एक बड़ी त्रासदी होती है, उसके पीछे हम इंसान ही हैं, हम मनुष्य भी हैं, ये आपका भी मानना है? मतलब मैं और इसे क्लियर करूं, आप इसे नॉर्मल मान रहे हैं कि प्रकृति में ये होता ही है, या आप इसे मान रहे हैं कि ये मैन मेड है? बहुत ज़्यादा हिस्सा इसका मैन मेड है। जैसे जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज में भी ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा रोल है। इसी तरह इसमें भी पहाड़ों की बात करें, अभी मैंने जिससे बात की कि फ्रेजिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, विशेषकर उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में। और जितना पर्यटन बढ़ता है और जितना उसके लिए जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ये सब एक एडिशनल लोड है उस क्षेत्र पर, जो कि पहले से ही फ्रेजाइल है। लेकिन ये सब लोड बढ़ जाने के कारण आए दिन हमें देखने को मिलता है, एक स्टेज ऐसी पहुंचती है कि हम उस कगार पे पहुंच जाते हैं जिसमें कि चीज़ें कोलैप्स हो जाती हैं, और उसके कारण फिर दैट इज़ इररिकवरेबल। अगर वो, हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हम पहले तो उसका संज्ञान लें
उस इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसके कारण आफ्टर ऑल पहाड़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इतना आसान काम नहीं है। उसमें जो छेड़छाड़ होती रहती है उसका बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। जो भी उसके सतह के नीचे तक जो है वो सब प्रभावित होती हैं, उसके जो बेस है वो प्रभावित होता है। ऐसे ही त्रासदी नहीं आती है, कुछ ना कुछ उसकी बैकग्राउंड ज़रूर रहती है। पर हम डेवलपमेंट के चलते या पर्यटक को बढ़ावा देने के चलते हम कोशिश में रहते हैं कि ठीक है, साधन और ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएं लोगों को, अच्छी बात तो है, लेकिन ऑल दीज फैसिलिटीज़ कम विद सम कॉस्ट। दैट कॉस्ट वो कभी कभी मटेरियल कॉस्ट तो है ही है, लेकिन जो ह्यूमन लाइव्स आर देयर, द प्रीशियस लाइव्स, यू कांट लूज देम। ओके, दैट इज़ माय व्यू। ये केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, मैं सिर्फ आपका नज़रिया समझना चाहती हूँ कि क्या उससे भी वहाँ के जो पहाड़ हैं, क्योंकि मैं एक वीडियो देख रही थी तो उसमें बाकायदा बताया गया था कि ये पर्यटकों के लिए ज़रूर सुविधाजनक हो गया है कि जो बूढ़े हैं वो भी अब जाकर के यात्रा कर पा रहे हैं, लेकिन वो जो पूरी सराउंडिंग है वहाँ पर पहाड़ों की, उसको इससे नुकसान ही पहुँच रहा है। तो क्या वाकई ऐसा है? देखिए, मैंने आपको जैसे अभी कहा कि वेदर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है पहाड़ों के अंदर। हाँ। चाहे नीचे गौरीकुंड या दूसरे हेलीपैड से लेके केदारनाथ पहुंचने के लिए लगेंगे 15-20 मिनट ही, हो सकता है आधे घंटे से कम समय लगेगा। लेकिन एक तो मौसम में बहुत जल्द बदलाव आ जाता है। जितने हेलीकॉप्टर फ्लाइंग है, सबसे बड़ा गोल्डन रूल तो उनके लिए ये है कि सभी हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड कांटेक्ट में रखनी पड़ती है। हर किसी वक्त अगर वो फ्लाई कर रहा है, ग्राउंड कांटेक्ट हैज़ टू बी मेड ऑल द टाइम। नहीं हो पाता, चांस लिया जाता है, बदलाव इतनी जल्दी होता है, आपके सामने क्लाउड्स एकदम से आ जाते हैं, आप यू आर ऑब्सक्योर्ड कंडीशन उसके अंदर फ्लाई। मैंने देखा है, मैं खुद गया हूँ, जब पैदल गया हूँ नीचे गौरीकुंड से केदारनाथ, और साथ में बगल में जो वैली बनी है उसमें हेलीकॉप्टर भी फ्लाई करते देखे हैं मैंने। और ऐसी कंडीशन आई कि जब क्लाउड्स आए तो आपको जहाज़ तो नहीं दिख रहा, और आई एम श्योर कि जो जहाज़ जो पायलट है उसको भी तो ग्राउंड नहीं दिख रही। तो ऐसी कंडीशन में भी फ्लाई कर रहे हैं। दूसरा, जितने ये फ्लाई करते हैं हेलीकॉप्टर या हमारे जो ये साधन हैं उन क्षेत्रों में, क्योंकि पहाड़ों में हमेशा ये लाइट हेलीकॉप्टर होने चाहिए, आल्टीट्यूड की वजह से आसान रहता है ज़रा। और जितने ये ज़्यादातर तो हेलीकॉप्टर्स हैं सिंगल इंजन है, सिंगल पायलट भी हैं। जनरली एक हेलीकॉप्टर में 2 पायलट कुछ ना कुछ एक दूसरे को मदद करने के लिए, देखभाल करने के लिए, जानकारी के लिए तो एक दूसरे को बताते, लेकिन यही है सिंगल पायलट है तो उसको वो ही इज़ द होल सोल, सब कुछ करना है, टेरेन भी देखनी है, वेदर भी देखना है, अगल बगल भी सब कुछ जानकारी देनी है। ह्यूमन माइंड है, गलती किससे होती है? गलती तो उससे ही होगी और होती है। कोई भी तो ऐसा साल नहीं गुजरा जिसमें कि हमारा कोई हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट ना हुआ हो। कोई साल गिनाइए इन्हीं सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ ये सुविधा उपलब्ध है, या इन यात्रा के दिनों में आए दिन कुछ ना कुछ तो होता रहता है। देखिए, एविएशन में तो एवरीथिंग इज़ नॉट सेफ, हमें तो रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर है तो, लेकिन इन क्षेत्रों में रिस्क बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और विशेषकर मानसून के दिनों में तो अनप्रडिक्टेबिलिटी, जैसे मैंने पहले कहा, बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको ऐसे स्थितियां देखने को मिलेगी कि उसमें देयर इज़ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आप बीच में हैं, ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं, सो यू प्रेस ऑन। और उस चक्कर में कभी यू डू नॉट नो कि ये हिलॉक जो है तुम्हारे से कितना दूर है, कितना दूर रह गया, लेफ़्ट है, राइट है, कैसे है। एक्सीडेंट इसीलिए होते हैं। मशीन फेलियर भी होते हैं, उसके कारण भी होता है ज़रूर, इंसिडेंट ज़रूर कम है। टेक्निकल एरर ज़्यादा है, ह्यूमन एरर ज़्यादा है। वो इसी कारण है कि वहाँ वेरिएबिलिटी ऑफ वेदर बहुत ज़्यादा है। जो आपके मैनेजेबल सिचुएशन है, दैट पॉसिबली क्रॉसेस द लिमिट आल्सो। ओके, सो उसके चलते हमें ये सब देखने को मिल रहा है। ज़रूरी है कि हम गाइडलाइंस रखी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मापदंड नहीं बनाए गए हैं, बाकायदा हैं, हम उनका उल्लंघन करते हैं। जब भी करते हैं तो उसमें ये स्थिति पैदा होती है, और जो इसका विशेष मुख्य रूप से कारण बनती है। जी,
उम्मीद मैं भी यही कर रही हूँ सर कि कम से कम आज के इस पॉडकास्ट के बाद एक छोटी सी भी तब्दीली अगर लोगों के अंदर आ जाए जो इसे देख रहे हैं, तो वो हमारे लिए शायद बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस पॉडकास्ट से आपने अगर कुछ सीखा है, आप कुछ समझ पाए हैं, तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और ये वो पॉडकास्ट है जो लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। आप ये जानते हैं मैं ये बातें अपने हर पॉडकास्ट में नहीं कहती हूँ, लेकिन एंटरटेनमेंट से हट के, बाकी जानकारी से हट के, ये वो विषय है जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है समझने की लोगों को, और अब भी इस पे बहुत कम बात हो रही है। ज़रूरत के लिहाज से इस पर वीडियो भी बहुत कम बन रहे हैं, इस पर पॉडकास्ट भी बहुत कम हो रहे हैं, इसे लोग शेयर भी बहुत कम कर रहे हैं, और जानते हुए भी अमल बहुत कम कर रहे हैं। तो वो आगे ना हो सके, इसके लिए सचेत होने की ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में आपने जो भी आज के पॉडकास्ट से सीखा है, सर ने जो आसान भाषा में समझाया, आप समझ पाए हैं, वो प्लीज़ आप लिखिए। इस वीडियो को, पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ये जानते हुए कि ये रिक्वेस्ट मैं अपने हर पॉडकास्ट में आपसे नहीं करती हूँ। लेकिन अगर अब भी नहीं चेतें तो शायद बहुत देर हो जाएगी, और फिर जब हम चेतेंगे तब हाथ से सब कुछ निकल चुका होगा। तो वह स्थिति ना आए, इसके लिए अभी सचेत होने की ज़रूरत है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय निकाला और बहुत आसान तरीके से जो हमारी समझ में आ पाए वैसे बातों को समझाया। Thank you so much, sir. धन्यवाद शालिनी. I enjoyed really this podcast. Thank you, sir. Yeah.